कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम। जो कि आप लोगों को पता है कि जो डिक्लाइन हुआ था वो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन की वजह से ही जो है मुसलमानों को डिक्लाइन फेस करना पड़ा था। तो मुगल एम्पायर जो कि एक ग्रेटेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर थी वर्ल्ड के अंदर, जो कि मोर देन 2 सेंचुरी से ज्यादा उसने इंडिया के ऊपर रूल किया था। अगर हम बात करें जो एम्पायर थे औरंगजेब, उनकी डेथ के बाद 1707 के अंदर जो एम्पायर थी, जो कले तख्त था, वो वीक होना स्टार्ट हो गया था और स्लोली स्लोली उसने क्लैप्स करना स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारी पॉलिटिकल, सोशल और जो इकोनॉमिक और जो मिलिट्री फैक्टर्स थे ना, उस वजह से डाउनफॉल हुआ था। तो आज हमने वही जो मेन कॉजेज थी डिक्लाइन की, मुस्लिम रूल की सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो वो हमने बात करनी है। तो सबसे पहला देखें कि जो वीक सक्सेसर्स थे औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब की डेथ के बाद जो एम्पायर्स थे जो कि पावर के अंदर आए थे, वो वीक थे, लेजी थे और इनकैपेबल थे, ठीक है। उनको किसी भी लीडरशिप की क्वालिटीज के बारे में जो है वो आइडिया नहीं था। वो सिर्फ अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड कर रहे थे लग्जरी के अंदर, ठीक है। उनको कोई कंट्रोल नहीं था, ठीक है, जो वास्ट एम्पायर थी उसके ऊपर, और या फिर ये कह दे जो पावरफुल नोबल्स थे उनके ऊपर। जो स्ट्रॉन्ग रूलर्स की लैकनेस की वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो वीक हो रही थी और पावरलेस हो रही थी। सेकेंड चीज ये कि ये आ जाती है कि वास्टनेस ऑफ द एम्पायर, ठीक है। मुगल एम्पायर जो थी वो बहुत ज्यादा लार्ज थी, ठीक है। उसको इजीली जो है वो गवर्न किया गया था, ठीक है। ये स्ट्रेच करती है काबुल से बंगाल और कश्मीर टू डेक्कन। तो ये जो इतनी बड़ी एम्पायर थी, इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत थी, लेकिन जो बाद में आने वाले रूलर्स थे वो इसको मैनेज ही नहीं कर सके। तो ये रिजल्ट ये आया था कि जो बहुत सारी प्रोविंसेस थे, जो सूबे थे, वो इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, और उन्होंने जो एम्पायर्स थे उनको ओबे करना छोड़ दिया था। थर्ड चीज ये कि एब्सेंस ऑफ अ डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन, ठीक है, कि उनके पास एक डेफिनेट लॉ फिक्स ही नहीं किए गए थे लॉ, ठीक है, कि डिसाइड करते जो नेक्स्ट आने वाले रूलर्स थे उन्होंने कोई लॉ जो थे वो फिक्स नहीं किए थे। और हर एम्पायर्स की डेथ के बाद ये होता था, जो उनके सन होते थे, जो बेटे होते थे, वो आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते थे कि कौन जो है वो नेक्स्ट इस तख्त के ऊपर बैठेगा। तो ये जो वॉर ऑफ सक्सेशन थी, इस वजह से एम्पायर जो थी वो वीक हो रही थी, आर्मी जो थी वो डिस्ट्रॉय हो रही थी, और जो खजाना था वो वेस्ट हो रहा था। अब नेक्स्ट चीज ये भी आ जाती है कि डिटेरियोरेशन ऑफ मोरालिटी ऑफ मुगल एम्पायर्स, ठीक है। जो बाद में आने वाले एम्पायर्स थे उन्होंने अपनी जो सेंस ऑफ ड्यूटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको खो दिया था। वो अपनी सिर्फ प्लेयर, वाइन और लग्जरी जिंदगी के अंदर जो थे वो एडिक्ट हो चुके थे। उनको ये केयर ही नहीं थी कि एडमिनिस्ट्रेशन के अबाउट, उनको पब्लिक वेलफेयर के अबाउट कोई केयर नहीं थी, और उनके ये जो इमोरल बिहेवियर्स थे उसने रिड्यूस कर दी थी रिस्पेक्ट को ऑफ द मोनार्की, और उसने वीक कर दिया था जो एम्पायर्स थी मॉरल फाउंडेशंस की। नेक्स्ट चीज ये रहती है कि डी जनरेशन ऑफ नोबेलिटी, ठीक है। जो नोबल्स थे, जो मुगल नोबल्स थे, वो एक टाइम पे ब्रेव और लर्न होते थे, लेकिन अब जब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा था, वो सेल्फिश हो रहे थे और करप्ट होते जा रहे थे। उनको सिर्फ ये था कि अपने जो पर्सनल गेन है उसके लिए, उनको जो एम्पायर की यूनिटी है उसके बारे में वो केयर ही नहीं करते थे, और वो आपस में लड़ते रहते थे पावर के लिए और टाइटल्स के लिए, जो कि इंटरनल डिसयूनिटी जो है वो क्रिएट कर दी थी इस चीज ने, और इंस्टेबिलिटी। एक और कॉज देखने को मिलता है, वो ये था कि डिटेरियोरेशन ऑफ द आर्मी, ठीक है। जो मुगल आर्मी थी वो वीक थी, आउटडेटेड थी और अनडिसिप्लिन थी। सोल्जर्स जो थे उनके पास उनको प्रॉपर ट्रेन नहीं किया गया था, और ऑफिसर्स जो थे वो करप्ट हो रहे थे। तो आर्मी जो थी वो स्टिल रिलाय कर रही थी जो ओल्ड वेपन्स थे उनके ऊपर, जबकि अगर हम यूरोपियन की बात करें तो उनके पास मॉडर्न गन्स थी, ठीक है। और इस चीज की वजह से जो मुगल आर्मी थी उन्होंने जो न्यू चैलेंजेस थे, जो फॉरेन इन्वेजन्स थे, उनको फेस ही नहीं कर पाई थी। नेक्स्ट हमारे पास कॉज आ जाता है इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी।
जो मुगल पीरियड था उसने प्रोड्यूस किए थे ग्रेट थिंकर्स, ठीक है, स्कॉलर्स और आर्टिस्ट। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एजुकेशन का डिक्लाइन आया, ठीक है। जो रूलर्स थे, जो नोबल्स थे, उन्होंने अपना जो इंटरेस्ट था नॉलेज के अंदर, अपने जो न्यू आइडियाज थे उनके अंदर इंटरेस्ट जो था वो खत्म कर दिया था। तो इनका जो प्रोग्रेस थी साइंस के अंदर, आर्ट के अंदर या लिटरेचर के अंदर, वो नहीं थी। तो ये जो एक इंटेलेक्चुअल स्टेग्नेशन थी उसने सोसाइटी को बैकवर्ड बना दिया था और सोसाइटी को वीक कर दिया था। नेक्स्ट कॉज ये हमारे पास आता है कि मुगल रूल अलाइन टू इंडियन सॉइल, ठीक है। जो मुगल रूलर्स थे वो भी फॉरेन ओरिजिन से, ठीक है। वो कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया एंड पर्शिया से। और उन्होंने इंडिया के ऊपर रूल किया था एक लॉन्ग टाइम के लिए। बहुत सारे लोकल पीपल जो थे वो उनको ऐसे देखते थे कि वो एक आउटसाइडर्स थे। जो एम्पायर्स थे वो फुली इंटीग्रेट ही नहीं कर सके इंडियन सोसाइटी के अंदर, ठीक है। जो कि बाज औकात कॉज करता था डिस्ट्रस्ट को और रिवोल्ट्स को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। बाद में आने वाले सालों के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो कंप्लीटली करप्ट हो चुकी थी। ऑफिशियल्स जो थे वो अपने हैवी टैक्सेस कलेक्ट कर रहे थे और जो ज्यादातर पैसे थे वो क्या कर रहे थे, वो अपने पास रख रहे थे। जस्टिस जो था वो नहीं था, ठीक है। और जो कॉमन पीपल जो थे वो सफर कर रहे थे। एम्पायर जो था उसके पास, उनके ऊपर लोग ट्रस्ट ही नहीं कर रहे थे क्योंकि उनकी करप्शन की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टॉपेज ऑफ एडवेंचर्स फ्रॉम पर्शिया, अफगानिस्तान एंड तुर्किस्तान। पहले की जो सेंचुरीज थी, ब्रेव सोल्जर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, ठीक है, सेंट्रल एशिया से, ठीक है, जो जिन्होंने ज्वाइन किया था मुगल्स को और स्ट्रेंथ दी थी उनकी एम्पायर को। बट लेकिन बाद के अंदर ये जो टैलेंट था वो स्टॉप हो गया था, ठीक है। कोई न्यू ब्लड इंटर नहीं हुआ था और जिसका रिजल्ट ये हुआ था कि जो एम्पायर थी वो वीक हो गई थी और लाइफलेस हो चुकी थी। नेक्स्ट हमारे पास कॉज आ जाता है इन्वेजन ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली का, कि उन्होंने बार बार क्या किया था, इन्वेजन की थी और जिस वजह से मुगल एम्पायर जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। नादिर शाह ने इन्वेजन किया था दिल्ली के ऊपर 1739 के अंदर, जो कि एक ग्रेट डिस्ट्रक्शन का कॉज बना था। और उन्होंने वो सारी वेल्थ जैसे कि पिकॉक, थ्रोन और कोहिनूर जैसे डायमंड जो थे वो चुरा लिए थे। बाद में आने वाले जैसे कि अहमद शाह अब्दाली हैं, उन्होंने अटैक किया था बहुत दफा बिटवीन 1748 से 1767 के दौरान। इस दौरान हजारों लोग मरे थे और फर्दर ये हुआ था कि जो मुगल अथॉरिटी थी वो क्या हो गई थी, वो वीक हो चुकी थी। नेक्स्ट हमारे पास कॉज आ जाता है औरंगजेब पॉलिसी इन द डेक्कन, कि औरंगजेब ने ऑलमोस्ट 25 इयर्स जो थे वो डेक्कन के अंदर किए थे और वो फाइट कर रहे थे अगेंस्ट मराठास और अदर साउथर्न रूलर्स के अगेंस्ट। और ये जो लॉन्ग वॉर्स थी, ठीक है, इस वजह से जो ट्रेजरी थी और जो आर्मी थी वो एग्जॉस्टेड हो चुकी थी। जो औरंगजेब था वो बिजी था साउथ के अंदर, जो नॉर्थन प्रोविंसेस थी वो वीक हो रही थी और अनकंट्रोल हो रही थी। और ये जो हार्श रिलीजियस पॉलिसीज थी इसने क्रिएट किया था हेट्रेड को अमंग नॉन मुस्लिम्स, स्पेशली तौर पर हिंदुओं के अंदर। नेक्स्ट कॉज हमारे पास आ जाता है एब्सेंस ऑफ नवाल पावर, ठीक है। जो मुगल्स थे उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग नेवी जो थी वो कभी भी डेवलप नहीं की थी और ये एक सीरियस वीकनेस थी क्योंकि इसी चीज ने यूरोपियन को या यूरोपियन पावर जैसे कि पुर्तगीज है उनको अलाउ किया था। पुर्तगीज हो गया, डच होगी, फ्रेंच होगी और ब्रिटिश होगी, ठीक है, कि वो कंट्रोल करें। जो लैक ऑफ नवाल पावर था इसने ब्रिटिश को इजियर कर दिया था कि वो डोमिनेट कर सके इंडिया के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास कॉज आता है प्लाइट ऑफ द कॉमन पीपल एंड पीजेंट, ठीक है। जो कंडीशंस थी जो ऑर्डिनरी पीपल की वो मिजरेबल थी, ठीक है। उनसे टैक्स लिए जा रहे थे उनको, और लोग जो हैं जो पावर के अंदर थे वो करप्ट थे और कंटिन्यूस जो वॉर हो रही थी उस वजह से जो पीजन, जो किसान थे, जो पुअर लोग थे वो क्या थे, होपलेस हो चुके थे। और उन्होंने अक्सर जो था वो रेबल किया था अगेंस्ट लोकल ऑफिशियल्स, ठीक है। जो गवर्नमेंट्स थी वो फेल कर हो रही थी इम्प्रूव करने के लिए उनकी लाइफ्स को, ठीक है। लेकिन ये चीज जो है वो एम्पायर रिड्यूस नहीं कर पाई। नेक्स्ट हमारे पास कॉज आता है राइज ऑफ मराठास। वेस्टर्न इंडिया के अंदर जो मराठा थे वो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर बन गई थी, ठीक है।
शिवाजी के अंडर और उनके जो सक्सेसर्स थे उन्होंने डिफीट किया था मुगल आर्मीज को बहुत दफा और कैप्चर किया था लार्ज टेरिटरीज को, ठीक है। वो अटैक कर रहे थे मुगल सिटीज के ऊपर, ठीक है। और इस वजह से जो ट्रेड थी वो वीक हो रही थी और डिस्ट्रॉय हो रहा था जो एम्पायर का रेवेन्यू सिस्टम है वो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है राइज ऑफ सिख। जो सिख थे वो अंडर जो गुरु गोबिंद सिंह हैं और बंदा सिंह बहादुर हैं उनके अंडर ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग फोर्स को, और उन्होंने चैलेंज किया था मुगल अथॉरिटी को पंजाब के अंदर। इसके बाद उन्होंने कैप्चर किए थे बहुत सारे एरियाज और वे एक इंडिपेंडेंट पावर बन गए थे। उन्होंने रिड्यूस किया था मुगल कंट्रोल को नॉर्थ के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है राइज ऑफ राजपूत। राजपूत ऑफ राजस्थान जो कि उन्होंने भी जो मुगल एम्पायर की जो वीकनेस थी उसका गले के फायदा उठाया था। उन्होंने इंडिपेंडेंटली एक्ट करना स्टार्ट कर दिया था और जो रिफ्यूज कर दिया था कि वो ट्रिब्यूट पे करेंगे। उनकी जो रिवॉल्ट्स थी वो फर्दर डिवाइड होती गई एम्पायर्स के अंदर और जो सेंट्रल कंट्रोल था वो कमजोर होता जा रहा था। नेक्स्ट हमारे पास कॉज आ जाता है बैकवर्डनेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यूरोप जो था वो फॉरवर्ड मूव कर रहा था इन द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, बल्कि अगर हम दूसरी तरफ देखें जो मुगल एम्पायर के पास ना तो साइंस ना टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था। तो जो मुगल थे वो इनकरेज ही नहीं करते थे साइंटिफिक एजुकेशन को, इन्वेजन्स को, ठीक है। तो ये जो बैकवर्डनेस है उसने मिलिट्री को, इकोनॉमी को जो है वो इंफीरियर कर दिया था यूरोपियन पावर्स के सामने। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट कॉज आ जाता है एडवेंट ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी। एडवेंट कहते हैं मतलब अराइवल को, कमिंग को। जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इंडिया के अंदर आई थी, ब्रिटिश कंपनी, सॉरी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंटर हुई इंडिया के अंदर एज ए ट्रेडर, तो उन्होंने जो है वो इसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर भी जो है वो इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने डिप्लोमेसी को, ब्राइबरी को और जो वॉर जो है उनको यूज करते हुए कैप्चर किया टेरिटरीज को। उन्होंने जो बैटल ऑफ प्लेजी एंड द बैटल ऑफ बक्सर जो थी वो एक कहने के टर्निंग पॉइंट था और इन्होंने कंट्रोल हासिल किया था बंगाल के ऊपर और ग्रेजुअली उन्होंने जो है वो होल जो सब कॉन्टिनेंट था जो बर्र सगीर था उसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया और जो मुस्लिम पॉलिटिकल रूल था वो कम्प्लीटली एंड हो गया। अगर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें तो हम यही कहेंगे जो फॉल था मुगल एम्पायर का वो बहुत सारे फैक्टर जैसे कि वीक रूलर्स थे, इंटरनल करप्शन थी, पुअर एडमिनिस्ट्रेशन थी, फॉरेन इन्वेजन थी और जो न्यू पावर्स आ रही, ठीक है। ये हम ये नहीं कह सकते कि वो एक सडन कोलैप्स था बल्कि एक स्लो प्रोसेस था डिकी का। तो ये जो डिक्लाइन था ये एक टर्निंग पॉइंट था मुस्लिम हिस्ट्री के अंदर। इसने मुसलमानों को रियलाइज किया कि उनको एजुकेशन की जरूरत है, उनको यूनिटी की जरूरत है और उनको रिफॉर्म करने की जरूरत है, ठीक है। और ये किस तरह चीज जो है वो रिफॉर्म हुई थी, जो बाद में आने वाले लीडर्स जैसे कि सर सैयद अहमद खान है, अल्लामा इकबाल है, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना है, ठीक है। तो ये जो थे एक क्रिएशन का बाइस बने थे पाकिस्तान की।